हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2021 की, जो कि ये सीटेट का लेटेस्ट पेपर है, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस की। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है। फर्स्ट, स्लो एंड कैनॉट बी मेजर्ड, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। सेकेंड इज अ मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। या थर्ड है कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। या फोर्थ इज ऑर्डरली एंड डिसजॉइंट, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, फर्स्ट है द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peer। बच्चों के विकास स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। या सेकंड ऑप्शन है, अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज बट कांट, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। यस, थर्ड है द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगेन विथ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। या फोर्थ ऑप्शन, द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज अ सेट बाय द एल्डर मेंबर्स इन अ सोसाइटी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, एरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट अ चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड पर्सन। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया होता है जब कोई चाइल्ड बिना किसी हेल्प के कोई कार्य को कर सकता है और किसी के हेल्प से किसी कार्य को कर सकता है। वो हेल्प मतलब कोई एडल्ट हो सकते हैं या कोई स्किल्ड पर्सन हो सकता है, किसी की भी हेल्प से लेकर के। तो वो जो ये बीच में जो एरिया है, जब बच्चा वो कार्य नहीं कर सकता है और वो कार्य किसी की सहायता से कर सकता है, तो ये जो बीच का जो एरिया है वही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही ये इस ZPD की बात किसने की है, तो वाइगोस्की ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फर्स्ट आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञानित चिंतन करने में समर्थ होते हैं। या सेकेंड है, आर बाउंडेड बाय कंसंट्रेशन एंड इरिवर्सिबली ऑफ थॉट्स, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से अबाध्य हैं। या थर्ड है, कैनॉट कंजर्व, क्लासिफाई एंड सेग्रीगेट, संचरण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। या फोर्थ है, बिगन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले,
प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेने प्रारंभ करते हैं। तो कौन से स्टेज की बात की जा रही है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। तो इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाती चिंतन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चे हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको बाकी 3 स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, at which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system, ensuring positive human relationship and societal disorder? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये कौन से स्टेज की बात की जा रही है? क्या द पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन की बात हो रही है, दंड और आज्ञा पालक अभिविन्यास, या द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या थर्ड द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या फोर्थ द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन से स्टेजेस की बात हो रही है? सेकेंड द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर of the type of intelligence and end state performance possibilities as per Howard Gardner theory of multiple intelligence? हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ठीक है, यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस के टाइप दिए गए हैं, वहाँ उसके परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी दी गई है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, इसी के साथ ही जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। इसके अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। तो फर्स्ट है स्पेशल, क्या स्पेशल थेरेपिस्ट हो सकते हैं? जो स्पेशल क्वालिटी थेरेपिस्ट में होती है ये हमें बताने कौन सा करेक्ट है। इंटरपर्सनल सेल्स पर्सन में ये क्वालिटी होती है, लिंग्विस्टिक स्कल्पचर में होती है, बॉडी काइनेस्थेटिक एथलेटिक्स में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, तो बॉडी काइनेस्थेटिक एथलेटिक्स में के अंदर ये परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज एबिलिटी होती है, तो मूर्तिकार तो नहीं हो सकता है कि भाषिक मूर्तिकार में भाषिक बुद्धि का प्रकार हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिकता विक्रेता में होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंट्रापर्सनल मतलब होता है अपने बारे में इंटेलिजेंस। ठीक है, और इंटरपर्सनल होता है दूसरों के बारे में। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बॉडी काइनेस्थेटिक एथलेटिक्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ियों में होती है। ठीक है, संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवाइगोस्की। अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की के अनुसार फर्स्ट, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। या सेकंड है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। या थर्ड है, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर इन स्टेजेस। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। या फोर्थ है, मैचुरेशन ऑफ स्कीमा लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेवाइगोस्की के अनुसार कौन सा इनमें से सही है? ठीक है, कौन सा लेवाइगोस्की के अनुसार है?
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है, तो वह है नोआम चॉम्स्की। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है, चॉम्स्की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम assessment of learner during the process of teaching learning। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होते हैं। यह सेकंड है, क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यह थर्ड इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर फॉर पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। अभिभावक को प्रतिपुष्टि देने में प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता होती है। या फिर फोर्थ है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होगा, जब हम असेसमेंट करते हैं तो क्या वो बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं होगा, अधिगम में सहायता नहीं होगी। अगर सहायता नहीं होती तो हम क्या करते ही नहीं, असेसमेंट को टीचिंग लर्निंग से हटा ही दिया जाता। तो ऐसा भी नहीं होता है, ये बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट होता है, तो ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, और इससे हम बच्चे को कैटेगराइज करते हैं हाई, लो और नॉन अचीवर्स में, तो हम बच्चे को कैटेगराइज कभी नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता लगता है और टीचर को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में भी सहायता होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening development possibility for all sexes is। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ठीक है, कौन सी बेस्ट है, जेंडर स्टीरियोटाइप को हम कम करना चाहते हैं तो फर्स्ट, टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। या टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। या थर्ड है, फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। या फोर्थ है, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप कम हो, रूढ़िवादिता को हम कम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग मतलब सेम सेक्स के ग्रुप बना देंगे, बॉयज़ की ग्रुप अलग, गर्ल्स की ग्रुप अलग। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो समाज में चित्रित लिंग भूमिकाएं हैं उन्हीं को प्रबल करेंगे, तो क्या होगा, दोनों में समानता बिल्कुल नहीं आ पाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। और हम इग्नोर कर दें जो जैविक अंतर है, उनकी उपेक्षा कर दें और अस्वीकार कर दें, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जो बेस्ट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन। क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जब हम दोनों ही मतलब दो लड़का और लड़की को मिला करके ग्रुप बनाएंगे तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीलिंग्विज्म इज द क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। असिस्टेंट रिसोर्स
गुण और साधन, ए हिंड्रेंस एक रुकावट, ए प्रॉब्लम एक समस्या, या सिस्टमैटिक इशू एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसे हमें सीधे दिख रहा है। मल्टीलिंग्विज्म क्या है, एक टीचिंग में एक एज अ रिसोर्स काम करता है। बच्चे बहुत सारे तरीके और डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हैं, तो ये एक तरह से रुकावट बिल्कुल नहीं हो सकता। समस्या तो होता ही नहीं है, क्योंकि हम मल्टीलिंग्विज्म को समस्या कभी नहीं बोलते हैं। एनसीएफ भी क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। तो हम अगर किसी लैंग्वेज को समस्या बोलेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर एक सिस्टमैटिक इशू है, एक व्यवस्थागत मुद्दा है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मल्टीलिंग्विज्म क्या है, एक असेसमेंट है और रिसोर्स है, एक गुण और साधन है, जिससे बच्चे क्या करेंगे, लैंग्वेजेस आराम से सीखेंगे और दूसरी की कल्चर वगैरह की जानकारी भी मिलेगी। तो ये एक रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन इन विच, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें फर्स्ट द टीचर यूसेज द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। सेकेंड है द टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। या थर्ड है द टीचर यूसेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। या फोर्थ है द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक ही होगा सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ की बात की गई। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक होगा तो ये बात गलत है, क्योंकि हमने देखा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ रिसोर्स। तो और बच्चे को हम सेग्रीगेट भी नहीं करते हैं, कभी भी बच्चे को अलग करने की बात या वर्गीकृत करने की बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और पनिशमेंट भी क्या करते हैं, नहीं करते हैं। पनिशमेंट देना भी क्या हो जाता है, टीचिंग में गलत हो जाता है। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे बाल केंद्रित कक्षा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू विच थियोरिस्ट कल्चरल टूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या वो लेव वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, अल्बर्ट बंडूरा हैं, या BF स्निकर हैं? तो कल्चरल टूल एक इम्पॉर्टेंट रोल किस थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं? तो वो क्या हो जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और अगर आपके कोई कमेंट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शली साइटेड? ठीक है, हमें कौन सा सुटेबल नहीं है बताना है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। लार्ज प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, अगर बच्चे को देखने में समस्या है तो लार्ज प्रिंटेड बुक्स क्या होंगी, उनके लिए हेल्पफुल होंगी। 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट, ठीक है, 3D डायमेंशनल अगर बड़े मुद्रित आकार की पुस्तक क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ठीक है, 3 डायमेंशनल अगर कोई चीज़ मैप या चार्ट्स होंगे तो बच्चे उन्हें छू करके क्या करेंगे, उनसे भी सीख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हेल्पफुल रहने वाला है। फिर थर्ड है टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, ठीक है, टॉकिंग बुक्स होंगी तो बच्चे अगर देखने में समस्या है तो वो सुन करके भी कह सकते सीख सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फोर्थ है स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, छोटा
छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। ठीक है, अब छोटी मुद्रा वाली मतलब छोटी प्रिंट वाली अगर वर्कशीट होगी तो बच्चे को देखने में तो और समस्या हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी उनकी समस्या, तो कौन सी सुटेबल नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमसे नहीं पूछा तो गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द अंडरलाइंग बिलीव्स बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। या diagnostic labeling of children based on their handicaps for identification of their limitation, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। या थर्ड ऑप्शन है प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिफरेंट हैंडीकैप्स, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। या फोर्थ ऑप्शन है द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे क्या विचार अंतर्निहित है, तो हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को साथ लेकर के रेगुलर एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, हम किसी को लेबल नहीं करते या किसी को अलग करने की बात नहीं करते। तो सेग्रीगेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि हम बच्चों को क्या करें, पृथक कर रहे हैं, ये बात गलत हो जाएगी। हम उन्हें लेवल लगा रहे हैं कि बच्चे असक्षम हैं तो नामांकित करना, ये भी बात गलत हो जाएगी। और ठीक है, और हम उन्हें स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रावधान करें या भेजें, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम डिफरेंट टाइप्स के बच्चों को एक ही साथ एक ही तरह की शिक्षा देते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। The philosophy that all children having a right to get equal education in a regular school, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। फर्स्ट है गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बॉर्डम्स, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। या सेकेंड है गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। या थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा के। या फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, रटने पर आधारित प्रश्न देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट गिविंग चैलेंज टास्क, क्योंकि बच्चे क्या हैं, गिफ्टेड हैं, तो हम उन्हें चैलेंजिंग टास्क देंगे तो उनका जो बॉर्डम है मतलब नीरसता है वो बोर नहीं होंगे। तो चैलेंजिंग टास्क क्रिएटिव चाइल्ड को या गिफ्टेड चाइल्ड को दिया जाएगा। ठीक है, अब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं देंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, अभिमुखी चिंतन, मतलब ऐसे थिंकिंग जिसके फैक्चुअल से आंसर हो। तो ये इससे क्रिएटिव चाइल्ड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, फिर हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देंगे प्रश्न फल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये भी बात गलत हो जाएगी। और मेमोरी बेस्ड हम रटने पर आधारित प्रश्न देंगे, इससे भी उनकी क्रिएटिविटी एड्रेस नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। डिसलेक्सिक बच्चों की पहचान किस प्रकार हो सकती है। फर्स्ट है फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। या सेकंड है ए थॉट फिजिकल हेल्थ चेकअप, पूर्ण शारीरिक स्वस्थ परीक्षण द्वारा।
थर्ड है एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल के विश्लेषण से। या फोर्थ है असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो हम किस बच्चे की बात करें? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बच्चे को उस बच्चे को कहते हैं, मतलब डिसलेक्सिक बच्चे उस बच्चे को कहते हैं जिसे क्या होता है, पढ़ने में समस्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है जिससे हमें समझ में आए कि बच्चे को पढ़ने लेकिन में समस्या है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। हम उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल को एनालाइज करके, विश्लेषण करके पता कर सकते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is not a effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, कौन सा हमें गलत है वो बताना है। फर्स्ट है टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंज फेस्ड बाय देम। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये तो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, हम डिप्राइव्ड बच्चे की प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, और उनकी आवश्यकता के बारे में बातचीत करेंगे, तो ये तो सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है asking the learners to enroll for tuition outside for school so that the teacher does not have to pay much attention to them। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे वे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो कभी भी हम ट्यूशन की बात नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारा आंसर क्या होने वाला है? सेकंड आंसर होने वाला है, हमसे गलत पूछा गया था। थर्ड भी देख लेते हैं, मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। मोटिवेट करेंगे चाइल्ड को, ये बात सही है। और फोर्थ है फॉर्म कोलैबोरेशन ग्रुप टू वर्क ऑन एक्टिविटीज़ एंड इनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, तो क्या नहीं करेंगे? उन्हें ट्यूशन के लिए नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन डैश देयर लर्निंग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वस्थ और संवेगिक अवस्था डैश। फर्स्ट, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, का कोई प्रभाव नहीं होता है। सेकंड, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इज़ नॉट रिलेटेड टू, का कोई आपसी संबंध नहीं है। या हैज़ एन इनसिग्निफिकेंस रोल इन, की भूमिका नगण्य है। तो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ का बच्चे की लर्निंग पर क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ठीक, तो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैटेगराइज एंड लेवल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। विद्यालय को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उन्हें के योग्यता समूह बनाने चाहिए। तो हम लेवल और कैटेगराइज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है प्रोमोट डायलॉग्स एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे परिक्षेप करने में सशक्त हों। तो ठीक है, हमें प्रमोट करना चाहिए उनके डायलॉग और डिस्कशन को।
तो ये भी बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट है इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि किस में रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या ये कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, जटिल, सक्रिय प्रक्रिया है? यह सिंपल, लीनियर, सरल, रेखीय प्रक्रिया है? सिंपल, इंडिविजुअल, सरल, व्यक्तिगत प्रक्रिया है? या कॉम्प्लेक्स, पैसिव, जटिल, निष्क्रिय प्रक्रिया है? तो लर्निंग क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ए टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, टालना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, या नेगलेक्ट करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, डाइवर्सिटी का स्वागत करते हैं, उसे टालते नहीं है, इग्नोर नहीं करते और नेगलेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, उसे समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन डैश वन। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पॉजिटिव वर्ड चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो देखते हैं इस ऑर्डर में कौन सा है। कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिटिव, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, फियरफुल, फैसिलिटेटिव, भयावह, सुसाध्य, या कॉम्पिटेटिव, फैसिलिटेटिव, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्य। तो हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन कॉम्पिटेटिव। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न्स अ न्यू स्किल। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। सेकंड है एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। थर्ड है गिविंग टास्क डेट आर वेरी इजी। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। या फोर्थ है क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल। पार उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीखे। ठीक है, तो उनकी एक हेल्प करनी चाहिए जब भी वो नया कौशल सीखे। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो ये बात तो क्या है, करेक्ट है, हमसे गलत वाला पूछा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन
and the primary role of teacher is to provide information. बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये बात गलत है कि बच्चे खुद कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते हैं, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव अ अर्ज टू एक्सप्लोर। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनके अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। तो ये बात सही है, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों के लिए क्यूरियस रहते हैं, तो ये बात क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस आर born with curiosity to learn about the world around them. बच्चे अपने आसपास की वस्तु को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु रहते हैं। तो सही बात है, बच्चे क्या रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें नॉट करेक्ट मतलब गलत वाला पूछा था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है। फर्स्ट, सजेस्ट डैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। या सेकंड है, इंडिकेट्स डैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। या थर्ड है, प्रूफ डैट दिस चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट एंड हैंस शुड बी पुल्ड आउट ऑफ स्कूल। साबित करता है कि इन बच्चों को आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। या फोर्थ है, signifies that parents have not been able to support their children to learn। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने के सामर्थ्य नहीं है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिप्राइव्ड बच्चे सीख ही नहीं सकते हैं या अधिगम का सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम कभी भी नहीं करते कि कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता है। या फिर ऐसे बच्चों को क्या करनी चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। या फिर यह सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि पेरेंट्स एबल नहीं है इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बेस्ट आंसर क्या है, सेकंड, इंडिकेट दैट स्कूल हैव नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से फर्स्ट आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। या सेकंड है, कैन डेवलप मिसकॉन्सेप्शन विच इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग। बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती हैं। या थर्ड है, गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हैंस इट इज़ एन इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। या फोर्थ है, डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी डैट हिंडर लर्निंग। बच्चों में प्रतिस्पर्धकता प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तो जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में कोई काम करते हैं तो इससे बच्चे क्या होंगे, उनमें मिसकॉन्सेप्शन होगा या भ्रम फैलेगा, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। या उनमें कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी आ जाएगी जो उनके लिए रुकावट पैदा करेगी, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, क्योंकि हम ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से कुछ सीखेंगे
तो ये पीयर ट्यूटरिंग की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर एबल टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू एन हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। In a dash classroom, teachers adapt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students. एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या ये टीचर सेंट्रिक अध्यापक केंद्रित है, या प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्ष की बात हो रही है, या फिर बिहेवियरलिस्टिक व्यवहारवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। या सेकेंड, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। या थर्ड है, डेवलपमेंट ऑकर इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। या फोर्थ है, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो है हमारा फर्स्ट। क्यों, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में विकास में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood? निम्नलिखित में से मध्य बालावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। फर्स्ट, इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। सेकेंड है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, तर्कसंगत विचारों का विकास हो जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। या थर्ड है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। या फोर्थ है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होना। तो ये कौन से पीरियड की बात की जा रही है, मिडिल चाइल्डहुड की। तो मिडिल चाइल्डहुड की जो प्रमुख चिन्ह हैं वो है सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डैश फर्स्ट डज नॉट प्ले एनी रोल इन, की कोई भूमिका नहीं होती है। प्ले वेरी लिटिल रोल इन, की बहुत कम भूमिका है। थर्ड है, इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ, प्राथमिक कारक है। या इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, द्वितीय कारक है। तो स्कूल सोशलाइजेशन का बच्चे के लिए क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है, सेकेंडरी द्वितीय कारक है। और फर्स्ट कौन सी है, फैमिली है फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट, उसके बाद है
स्कूल क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है CDP का, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट proposed that children's thinking is qualitatively different from that of adults? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? क्या वो जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोस्की हैं, हावर्ड गार्डनर हैं या लॉरेंस कोहलबर्ग है? तो ऐसी बात किसने की है कि बच्चों का जो थिंकिंग है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है? इसकी बात की है जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे 30 क्वेश्चंस यहीं कवर होते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके अगर कोई फीडबैक या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।